नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आप सभी के सम्मुख सरकार द्वारा पारित 3 बिल जो अब 3 अध्यादेश बनने जा रहे हैं, उन तीनों अध्यादेशों के विरोध में और भारत देश के सभी किसानों के समर्थन में आप सभी देशवासियों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। साथियों, हम सभी परिपक्व नागरिक अपने देश के जनप्रतिनिधियों को देश और देशवासियों की समस्याओं के समाधानों को यथाशीघ्र समाप्त कराने के लिए उनका चयन कर शासन सत्ता में काम करने का मौका यह सोचकर देते हैं कि परिपक्व नागरिकों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि देश और देश के सभी नागरिकों की मूलभूत समस्याओं का समाधान पूरी नेक नियति से जल्द करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, सत्ता पर पहुंचने के उपरांत अधिकांश हमारे जनप्रतिनिधि लालच और प्रलोभन में पड़कर देश और देशवासियों से किए गए वादों और उनकी समस्याओं को भूलकर देश के और देश के बाहर के धनाढ़ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सत्ता का संसाधनों का उपयोग खुले रूप से पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अपने भारत देश में समस्याएं दिन प्रतिदिन खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है। वर्तमान में देश के किसानों की समस्या भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि एक राजा किसी काम को सही नेक नियत से अपनी प्रजा को पहुंचाना चाहता है, देना चाहता है, तो क्या वह अपनी प्रजा को वह दे नहीं सकता? असंभव। यदि राजा चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है जिन कार्यों के लिए राजा बनाया गया है, बशर्ते राजा की नीयत ठीक हो। ऐसे ही हमारे देश के जनप्रतिनिधि भी सही नेक नियत से कार्य को करें तो देश और देश के सभी नागरिकों की समस्याओं का संपूर्ण निवारण जल्द से जल्द हो सकता है, बशर्ते कि हमारे जनप्रतिनिधियों की मंशा समस्या को कम करने की हो, उन्हें और अधिक बढ़ाने की ना हो। लेकिन वर्तमान में क्योंकि इनकी नियत भारत देश और भारत देश के सभी नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाने की नहीं है, इनको तो अपने उन सभी पूंजीपति साथियों को और अधिक मजबूत बनाने की है। इसलिए ही हमारे जनप्रतिनिधि देश के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन में यदि कोई अध्यादेश या कानून लेकर आते भी हैं तो पहले तो वो अपने उन साथियों के नफे नुकसान को पूरा ध्यान रखते हैं। उनके सपनों को, उनके अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए वे किसी भी हद तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। कोरोना महामारी में जहां सभी देशवासियों की आर्थिक स्थिति बस से और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है, वहीं वर्तमान सरकार ने इन हालतों का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को पेश कर अध्यादेशों के रूप में कानून शक्ल में अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। क्या है ये 3 अध्यादेश विधेयक? पहला, इनमें उत्पाद, व्यापार, वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 है, जो कि किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश शामिल है। नए विधेयक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के साथ साथ ठेके पर खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है, और साथ ही प्रस्ताव है कि कृषि उपज और पशुधन बाजार समितियों के लिए अब तक चल रहे कानूनों में भी संशोधन किया जाए। दूसरा, उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 है। इस अध्यादेश में कृषि उपज विपणन समितियां एपीएमसी के बाहर उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। इसके जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है, यानी अब व्यापारी किसानों से मंडियों के बाहर भी उनकी उपज खरीद सकते हैं। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अलावा मंडियों को 6% अलग से दिए जाने वाले टैक्स से भी व्यापारी बच सकते हैं। मोटामोटी यह अध्यादेश राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है। यह अध्यादेश विधेयक बड़े कारोबारियों को सीधे किसानों से उपज खरीद की बात तो तय करता ही है, लेकिन इस व्यवस्था से उन छोटे किसानों का क्या होगा जिनके पास मोल भाव करने की क्षमता नहीं है, या व्यापारी जिनका शोषण कर सकते हैं, इस पर बात नहीं होती।
तीसरा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। यह फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों पर तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों को माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है। यानी अब इस नए अध्यादेश के तहत साथ कहीं अपनी ही जमीन पर किसान कहीं अपनी जमीन पर मजदूर बनकर न रहना जाए। ये पश्चिमी देशों का कृषि मॉडल है जहां खेती किसानी फार्मिंग की बात है। यह फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों पर तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती है। लेकिन कई मामले देखा गया है कि जब किसान की फसल तैयार हो जाती है कंपनियां किसानों के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है। यानी अब इस नए अध्यादेश के तहत साथ कहीं अपनी जमीन पर किसान कहीं अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर न रह जाए। ये पश्चिमी देशों का कृषि मॉडल है जहां खेती किसानी जीवन यापन करने का साधन नहीं है बल्कि एक व्यवसाय है। कई मामलों में देखा गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का शोषण होता है। इसका उदाहरण गुजरात है जहां पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिसके बाद में किसान संगठनों के विरोध के चलते कंपनी ने वापस ले लिया। आज वर्तमान में सबसे पहला मुद्दा जो किसानों को परेशान कर रहा है वह है एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो किसानों को मिलना चाहिए, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो या वे सरकार से ले, यह तय होना ही चाहिए क्योंकि यह समर्थन मूल्य की मांगे हैं जो पहले से ही चली आ रही है। दूसरा, स्वामीनाथन सिफारिशों की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए और उसके आधार पर ही समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, बढ़ाकर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन यदि नहीं बढ़ा रहे हैं तो कम से कम गारंटी होनी चाहिए समर्थन मूल्य की, चाहे वह प्राइवेट पेयर की ही क्यों ना हो। दिया गया मूल्य सरकार ने जो तय किया है उसे कम पर नहीं खरीदा जाएगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है उसमें किसानों को कुछ शेयर होना चाहिए, कम से कम 20% 15% का शेयर जरूर रहना चाहिए। इससे कम शेयर होगा तो किसानों को दिक्कत होगी। तीसरा मुद्दा, कोई भी कंपनी या व्यापारी यदि किसान से फसलों को उगाने का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो भी कंपनी फसल उगाएगी तो उसमें से 20% फसल, जो 20% फसल है वो किसानों की ही रहेगी, जिस किसान का वह खेत है, चाहे उसके बदले में कुछ कम पैसा किसान को मिले खेत का, उस परसेंटेज ऑफ फसल उसकी रहेगी ताकि किसान को कम से कम अपने लिए तो सामान या अनाज नहीं खरीदना पड़े, वरना किसान व्यापारी पर निर्भर हो जाएगा। चौथा मुद्दा जो आवश्यक वस्तु विनिमय है, जो हमारा एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 है, उसमें से सरकार ने दालों को, चावल को, गेहूं को, तेल को, तिलहन को, आलू को और प्याज को इनको हटा दिया है। इनको नहीं हटाना चाहिए। अगर लोग दाल, आलू, प्याज, सब्जी, रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? भले ही इसको हटाने के द्वारा सरकार या निजी उद्यमियों को भरोसा और उन्हें इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रही है, इससे देश के आम लोगों को और आम लोगों की जेब पर तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा ही। तो इससे होगा क्या? इसकी होर्डिंग बढ़ जाएगी, लोग स्टोर करना शुरू कर देंगे, व्यापारी इसको रख लेंगे और मार्केट में दिखाएंगे कि कमी पड़ गई है, सस्ता खरीद कर महंगा बेचेंगे। तो सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो हमारी मंडियां है, एपीएमसी जो एक्ट है हमारा, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। कुछ भी कर मंडियों के अस्तित्व का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हो कि मंडी से बाहर बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, तो किसान मंडी से बाहर ही बेचेगा, अंदर क्यों जाएगा? और अगर मंडी में बेचेगा ही नहीं तो सरकार टीडीएस के लिए कहाँ से खरीदेगी? लेकिन इसके साथ ही साथ प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एपीएमसी के अधिकार को खत्म करना और सभी को कृषि प्रोडक्ट खरीदने बेचने की इजाजत देना, इससे मंडी व्यवस्था खत्म होने से व्यापारियों की मनमानी और बढ़ जाएगी। वो औने पौने दाम पर किसान की फसल खरीदेंगे,
क्योंकि किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इस बात की गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट द्वारा किसानों के मालिक की खरीद माल की खरीद एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब फसल तैयार होगी उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां जानबूझकर किसानों के माल का दाम गिरा देगी और उससे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेगी, जिससे बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगी। मंडियों में किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए, व्यापारियों पर लगाम लगाने के लिए एपीएमसी एक्ट अलग अलग राज्यों द्वारा बनाया गया था। कानून के अनुसार एपीएमसी मंडियों का कंट्रोल किसानों के पास होना चाहिए, लेकिन वह भी व्यापारियों ने गिरोह बनाकर किसानों को लूटना शुरू कर दिया है। एपीएमसी एक्ट में जहां एक तरफ कई समस्याएं हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के माल की खरीद एमएसपी पर हो। अब नए अध्यादेश के जरिए सरकार किसानों के माल की एमएसपी पर खरीद की अपनी जिम्मेदारियों व जवाबदेही से बचना चाहती है। इन सब के माध्यम से क्या सरकार यह कह रही है कि पीडीएस सिस्टम को बंद करने जा रही है, या पीडीएस सिस्टम के लिए प्राइवेट प्लेयर से खरीदेगी गेहूं को, चावल को, फिर वह गरीबों को देगी, या फिर ओपीडीएस को प्राइवेट करने जा रही है सरकार? अगला स्टेप क्या होने जा रहा है? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, ये तीनों अध्यादेश किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि सरकार इनके माध्यम से आने वाले समय में किसानों की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बंद करने की तैयारी कर रही है। यह अध्यादेश असंवैधानिक है, कृषि राज्य सरकार का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार को कृषि के विषय में हस्तक्षेप करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं। ये तीनों अध्यादेश लोकतांत्रिक है, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, संसद भी बंद है, उस समय ये तीनों अध्यादेश सरकार लेके आई है। इन अध्यादेशों को लाने से पहले सरकार ने किसी भी किसान संगठन से विचार विमर्श तक भी नहीं किया, जिसका मैं संजय कुमार भारतीय, अखिल भारतीय परिवर्तन पार्टी का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। जय हिंद, जय भारत।